विद्यार्थियों, आज हम ले रहे हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह के दूसरे पाठ की दूसरी कविता, जिसका नाम है बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण द्वारा लिखित ये रचना एक बहुत ही सहज अभिव्यक्ति की रचना है, जिसमें किसी भी रचना को लिखते समय भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। हम जानते हैं कि कभी कभी हमारी भाषा बड़ी क्लिष्ट हो जाती है, जो हमारी समझ से परे हो जाती है। उस भाषा से बचने के लिए हमें इस कविता में संदेश दिया गया है। कविता का नाम है बात सीधी थी पर। यह कुंवर नारायण की रचना या उनके काव्य संग्रह जो कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह का नाम है जो कोई दूसरा नहीं, उसमें से ली गई है। इस कविता में हमें बताया है कि प्रत्येक कथ्य के लिए या प्रत्येक बात के लिए एक निश्चित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, या ऐसी भाषा लिखी जानी चाहिए जो हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन हम अपने दिखावे के लिए कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बात को लोगों के समक्ष सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। ऐसी ही है ये रचना, जिसका नाम है बात सीधी थी पर। अब हम देखते हैं इस कविता की व्याख्या, एक एक शब्द और एक एक अर्थ की व्याख्या के साथ में। हालांकि यह कविता बिल्कुल साधारण भाषा में लिखी गई है। एक कील और पेच के उदाहरण के माध्यम से हमें इस बात को समझाया गया है। देखते हैं। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मैं एक बात अपनी कविता में लिखना चाहता था, अपनी रचना में लिखना चाहता था, और बात बिल्कुल साधारण सी थी जो आम जन को आसानी से समझ में आ सके। उन्हें समझाने के लिए मैंने एक रचना लिखी। उस रचना की रचना करते समय मैंने उसकी भाषा को साधारण और सहज प्रयोग नहीं करके थोड़ी सी घुमावदार भाषा का प्रयोग कर दिया, थोड़ी सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर लिया, थोड़ी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर लिया, और उस भाषा के चक्कर में मैं जो बात कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अर्थात जो बात मैं कहना चाहता था उस बात को सही ढंग से कह नहीं पाया। वह बात भाषा के चक्कर में, यानी उस बात का कथ्य, उस बात की सहजता भाषा के चक्कर में समाप्त हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। अब मेरे मन में आ रही थी कि मैं बात को थोड़ा सा सहज कर दूं उसको। एक बार मैंने जटिलता का प्रयोग कर लिया, लोगों की समझ में नहीं आई। मैं उसे थोड़ा सा साधारण बना दूं, आसान बना दूं। तो उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। यानी मैंने भाषा में, उस बात में, उस कविता में या उस रचना में शब्दों को उलट पलट कर देखा, उसके पर्यायवाची शब्दों को रख करके देखा, भाषा के रूप को बदल करके देखा, शब्दों के रूप को बदल करके देखा। यानी हर तरीके से मैंने अलग अलग शब्द और अलग अलग शब्दों और भाषा के वाक्यों के रूप को बदल के देखा, वाक्यों को बदल करके देखा कि बात या तो बने, कि या तो मैं जो कहना चाहता हूं वह बात मैं लोगों के समक्ष समझा सकूं, उन्हें कह सकूं। बात या तो बने, बात बनना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बैठना। यानी भाषा के माध्यम से लोगों को जो कहना चाहते हैं वो उनको सही तरीके से हम समझा सकें। तो बात या तो बने,
यानी या तो मैं भाषा के माध्यम से लोगों को अपना तथ्य समझा सकूं या फिर भाषा से बाहर आए, यानी जो कठिनाई है वो दूर हो जाए, जो असहजता आ गई है मेरी कठिन भाषा की वजह से वो दूर हो जाए। लेकिन हुआ क्या? लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन जब मैंने वाक्यों को बदला, भाषा के शब्दों को बदला, शब्दों का रूप बदला, वाक्यों का रूप बदला, अलग अलग प्रयोग करने की वजह से वह बात जो मैं जिसको सहज बनाना चाह रहा था, सरल बनाना चाह रहा था, ताकि उसकी अभिव्यक्ति लोगों के समक्ष सरल रूप में हो सके, लेकिन हुआ ऐसा कि वह भाषा और कठिन होती चली गई, वो बात और पेचीदा हो गई, मुश्किल हो गई। पेचीदा यानी कठिन, मुश्किल, यानी जब हम ज्यादा प्रयोग करते हैं उनके साथ में तो वो बात बिगड़ती है। यही कवि के साथ में हुआ। शब्द आया था भाषा के साथ साथ, साथ साथ एक ही शब्द दो बार आया है, दोनों बार उसका एक ही अर्थ है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियों में कवि कहता है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, किसी भी बात को समझने के लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी हम हड़बड़ाहट करते हैं, किसी बात को जल्दबाजी में करते हैं, तो वो बात हमारी बिगड़ती है। तो कवि यही कहना चाहता है कि हमें किसी भी काम को करते समय धैर्य के साथ करना चाहिए, जोर जबरदस्ती या हड़बड़ाहट नहीं रखनी चाहिए। तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कवि कह रहा है कि मैंने उस बात को धैर्य के साथ नहीं समझा। आवश्यकता थी मुझे धैर्य रखने की, मुझे कैसे इसको बदलना है, कैसे लोगों के समक्ष सहज रूप में अपनी बात रख सकूं। उस बात को अगर मैं धैर्य से करता तो हो जाता, लेकिन मैंने धैर्य नहीं रखा। मैं पेंच को खोलने के बजाय, स्क्रू होता है, उस स्क्रू को एक चाकी होती है, उस पेंच में घुमाया जाता है, या फिर कहीं लकड़ी के अंदर भी छेद करके उसको पेचकस से कसा जाता है, तो उसकी कसावट बड़ी मजबूत होती है, किसी भी स्थिति में वो पेंच बाहर नहीं निकल सकता। तो कवि यही कह रहा है, क्योंकि मेरा पेंच थोड़ा ज्यादा टाइट हो गया था, इसलिए मैं पेंच को खोलने के बजाय, मुझे पेंच खोलना था, यानी भाषा को सरल बनाना था, सहज बनाना था। पेंच खोलना, बात को सहज रूप में रखना कि बात हर किसी के समझ स्पष्ट हो जाए, यही मैं करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? मैं उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। खोलना था, लेकिन मैं कसता चला जा रहा था, यानी बात को और मुश्किल बनाता जा रहा था। नए नए शब्दों का प्रयोग करके, नए नए वाक्यों के रूप बदल करके उस बात को और मुश्किल बनाता जा रहा था। जो भाषा की कसावट मुझे सहज करनी थी, सरल करनी थी, लेकिन वो कठिन होती जा रही थी। यहां पर बिंब का प्रयोग हुआ है। पेंच खोलना, पेंच कसना, ये वो चीजें हैं जो हमारी आंखों के समक्ष हो रही हैं। तो बिंब का प्रयोग है, बिंबात्मकता है। साथ ही आगे वो कहता है, क्योंकि इस कर्तव्य पर, कर्तव्य कहते हैं खेल को, ये मेरे लिए, मैं उसे सहज बनाना चाहता था, लेकिन लोगों के लिए ये खेल हो चुका था। मैं नए नए प्रयोग कर रहा था, नए नए शब्दों का रूप बदल रहा था, ये लोगों के लिए खेल की तरह हो गया था। और ये खेल, ये कर्तव्य मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। तमाशबीन यानी खेल देखने वाले, तमाशा यानी खेल, कर्तव्य देखने वाले लोग मेरी इस कठिन भाषा के प्रयोग पर मुझे शाबाशी दे रहे थे, मेरी वाहवाही कर रहे थे, और मैं उनकी वाहवाही के चक्कर में
फंसता गया और अपनी भाषा को और कठिन बनाता गया, लेकिन उसकी कठिनाई का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि लोगों की समझ में वो बात आ नहीं रही थी। यहां हम देखें, फिर शब्द आया वह। एक ही शब्द दो बार, दोनों बार समान अर्थ, इसलिए यहां पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा यहां हम देखें, पेंच के बाद कुछ शब्द आए हैं, बेतरह, करतब, तमाशबीन। ये उर्दू भाषा के शब्द हैं, तो कह सकते हैं इस पद्यांश में उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है या उर्दू शब्दावली प्रयुक्त हुई है। अगली पंक्तियां, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि के साथ वही बात हुई जिस बात का कवि को डर लग रहा था। क्या बात हुई? देखो, जोर जबरदस्ती से, क्योंकि उसने कहा था कि मैं पेंच को खोलने की बजाय कसता चला जा रहा था, तो उस जोर जबरदस्ती के चक्कर में बात की चूड़ी मर गई। हम जब पेंच को ज्यादा जोर से कसते हैं तो उसकी चूड़ियां मर जाती हैं जो गोल गोल दी हुई होती हैं, और उसके बाद उसकी कसावट समाप्त हो जाती है। फिर उस पेंच को अगर अपन हाथ से ही बाहर निकाल दे तो वो बाहर निकल आता है। ऐसा ही कवि के साथ में हुआ, बात की चूड़ी मर गई, यानी उसकी बात कसावटहीन हो गई, उसकी बात प्रभावहीन हो गई, उसकी बात लोगों के समक्ष जिस रूप में आनी थी वह रूप समाप्त हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब मेरी भाषा जो अलग अलग में प्रयुक्त कर रहा था, बस उसी में घूमती रह गई, उसकी प्रभाव समाप्त हो गया, उसकी कसावट समाप्त हो गई, बात प्रभावहीन हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कील होती है, उसको ठोकते हैं, अंदर से थोड़ा सा छेद अगर चौड़ा हो जाए तो वो कील हाथ से ही बाहर आ जाती है। और जब पेच में तो हल्की चूड़ियां होती है, उसको अगर ठोका जाए तो वो तो आसानी से ही बाहर आ जाता है। वही हुआ, देखा पेंच की चूड़ियां मर चुकी हैं। उस चूड़ियों के मरने के कारण कवि ने उसको वहीं हथौड़े से ठोक दिया। अर्थात भाषा के चक्कर में जिस बात को वो सहज नहीं कर पाया, उसी जटिलता में उसको वहीं छोड़ दिया। वो बात जटिल है तो रह गई, छोड़ो, अब मुझसे नहीं होगा। तो क्या हो गया इससे? ऊपर से ठीक ठाक, यानी ऊपर से तो वो पेंच बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कसावट है, वह टाइट है, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। लेकिन जब हाथ लगा के देखा तो वो बिल्कुल घूम रहा है, खींचने पर बाहर आ रहा है। यानी वह बात ऊपर से तो अच्छी लग रही थी, लेकिन वह बात प्रभावी नहीं रह पाई, लोगों की समझ से परे हो गई। जो बात मैं समझाना चाहता था वो समझा नहीं पा रहा था। बात की वह कसावट समाप्त होने के कारण आगे कवि क्या कहता है? बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यहां बात का मानवीकरण किया गया है। बात को एक शरारती बच्चा बताया गया है। जिस प्रकार से एक शरारती बच्चा भागता है, हमारे हाथ में नहीं आता है, उसी प्रकार से वह बात कवि के हाथ में नहीं आ रही थी। कवि उसको जिस रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, उस रूप में वह उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने बात को शरारती बच्चे की संज्ञा दी है। और यहां पे मानवीकरण अलंकार हो गया, क्योंकि जब अमानवीय वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। बात अमानवीय वस्तु है, लेकिन उसे मानव की तरह बताया है। मुझसे खेल रही थी, खेलना मानव का काम है, तो मानवीय भावनाएं आ गई बात पर, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। साथ ही यहां पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, शरारती बच्चे की तरह, तो यहां पर उपमा अलंकार है। तो कवि कहता है कि यहां बात एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी,
जिस प्रकार से बच्चा आगे भागता है, मैं उसके पीछे भाग रहा था लेकिन मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, उसी प्रकार से मैं बात को सहज रूप में प्रकट करना चाहता था। अलग अलग शब्दों के रूप में रख रहा था, शब्दों के रूप बदल रहा था, वाक्य बदल रहा था, वाक्यों के रूप बदल रहा था, लेकिन मैं जो सहज रूप लाना चाहता था वह आ नहीं पा रहा था। मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, कवि जब इतना मेहनत करने के बाद भी बात को सही रूप में प्रकट नहीं कर पाया, अपने कथ्य को प्रभावी नहीं बना पाया, उसमें वह कसावट नहीं ला पाया, तो कवि परेशान हो गया। तो उस परेशान कवि को उस बात रूपी बच्चे ने पूछा, क्या पूछा? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत यानी आसानी, सहजता। क्या तुमने भाषा का सहज रूप प्रयोग करना कभी नहीं सीखा? क्या तुम्हें भाषा को आसान बनाना नहीं आता? क्या तुम किसी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे आम जन आसानी से उसको समझ सके? अर्थात यहां पर कवि पर वह बात एक आक्षेप लगा रही है, इसलिए यहां पर आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरी रचना खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखी गई है और साथ ही किसी छंद का प्रयोग नहीं है, अर्थात मुक्त छंद का प्रयोग इस रचना में हुआ है।